हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान के कुछ वन लाइनर प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आप लोगों के पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि कैसे प्रश्न लिखा जाए, तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को इस वीडियो की खासियत बता देते हैं, ताकि आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा पता चल जाए। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरी साइंस को कवर करने वाले हैं। 1 से लेकर 6 चैप्टर में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हम लोग बारी बारी करके देखने वाले हैं। तो देखिए, आपके जो भी दोस्त साथी डिलीट कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, ये आपकी अंतिम वीडियो होगी वन लाइनर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हम जल्द ही लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला चैप्टर। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है सजीव वस्तुएं। ठीक है, थोड़ा पेन ले लेते हैं। आप लोग भी कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि जो भी कठिन प्रश्न लगे आपको, वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और 2-3 बार देख लेंगे तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपको 5 सेकंड का हम टाइम देंगे, उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। ये पेन थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है, दूसरा लेते हैं। ये वाला हो गया। हाँ ठीक है। देखिए, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमने नोट्स को बहुत ही प्रॉपर वे में बनाया है। थोड़ा पढ़ने में परेशानी जैसा लग सकता है आप लोगों को, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ऊपर ऊपर से। देखिए, सजीव वस्तुएं। देखिए, वे वस्तुएं जिनमें जीवन क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेना, बढ़ना, प्रजनन करना और भोजन करना, चलना इत्यादि। ये सजीव वस्तुओं की एक्टिविटी है, क्रियाकलाप। ठीक है, अगर ये क्रियाकलाप उनमें हो रहे हैं, तो समझ जाइएगा ये सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, मनुष्य, पशु, पौधे। हम निर्जीव वस्तुएं देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वे वस्तुएं जिनमें कोई जीवन की क्रिया नहीं होती, अर्थात वे न बढ़ती हैं, न सांस लेती हैं, न प्रजनन करती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जिनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, उनको हम लोग निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे में देखिए, पत्थर, कुर्सी, पुस्तक। ठीक है, ये न चल सकती हैं, न दौड़ सकती हैं। अब देखिए, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी। ये आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा। जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहते हैं। वायरस इसलिए कहते हैं, क्योंकि जो वायरस होता है, वो पहले तो निर्जीव अवस्था में होता है, लेकिन वो जब भी किसी जीवित कोशिका के अंतर्गत आता है, तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, देखिए, परिभाषा में लिखा गया है, वायरस यह निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है, तो सक्रिय होकर जीवित की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गई वायरस की परिभाषा। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, या फिर याद हो गया तो अच्छी बात है। जो भी नोट्स कर रहे हैं उनके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट्स कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप देखते हैं सजीवों के गुण। देखिए, सजीव के गुण। सजीव वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं और प्रतिक्रिया भी देते हैं। यानी आप किसी को कुछ बोले तो वो भी आपको बोला है। ठीक है, तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया बोला जाता है। तो ये सब क्रिया प्रतिक्रिया आप में भी होती होगी। ठीक है, तो आप चलते हैं अनुकूलन की तरफ। ठीक है, तो जो नोट कर रहा है उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा।
हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप पढ़ते हैं अनुकूलन। देखिए, ये तो 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। आप देखिए, किसी जीव का अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। बात सही है। यदि अगर हम अपने आप को पर्यावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, प्रकृति हमें मार देगी। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है अनुकूलन। आप अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका अनुकूलन। देखिए, उदाहरण देखिए, ऊंट मरुस्थल के वातावरण के अनुसार ढला हुआ है। अगर ऊंट अपने मरुस्थल के वातावरण के अनुसार ढल नहीं पाता तो वो मर जाता है, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि अगर हम यहाँ से वहाँ चले जाएं और ऊंट यहाँ वहाँ से यहाँ चले आएं तो क्या हम वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो हमें मरुस्थल के वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा। अगर ढल गए तो बच गए, नहीं ढल पाए तो मर गए। ठीक है, आप देखते हैं पौधों के उदाहरण। पौधों के अनुकूलन के उदाहरण देख लेते हैं एक बार। देखिए, मरुस्थलीय पौधे, कांटेदार पत्तियां ताकि पानी की हानि न हो। मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए, जलचर पौधे, चौड़ी पत्तियां ताकि जल पर तैर सकें। जो जलचर पौधे होते हैं वे अपनी पत्तियों को चौड़ी कर लेते हैं, चौड़ी करके उस पर तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। वे हो गया उनका वातावरण, यानी कि वो जल उनका वातावरण हो गया जिसमें वे अपनी पत्तियों को चौड़ा करके जीवित हैं। ठीक है, अब देखिए, ठंडे क्षेत्र के पौधे, नुकीली पत्तियों ताकि बर्फ न जमे। नुकीली पत्तियां होता है। ठीक है, देखिए, जो ठंडे क्षेत्र के पौधे होते हैं उनकी पत्तियां नुकीली हो जाती है ताकि जो बर्फ पड़ती है वहां पे वो बर्फ उनके पत्तियों पर न पड़े। ठीक है, समझ में आया ना? बिल्कुल, कमेंट आप लोग करते रहिए। देखिए, मछली, मछली गलफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं। अब हमारा हुआ पहला चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट हम भूल गए देना आप लोगों को, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। एक चैप्टर तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत। इसमें हम लोग पहले देखेंगे पौधे के मुख्य भाग। ठीक है, देखिए, पौधे के मेन मेन भाग कौन होते हैं उसको आप अगर आप लोग जान जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा ये। ठीक है, जड़, पौधों को सहारा देता है और मिट्टी से जल व खनिज सोखती है। ठीक है, जो जड़ होती है वो पौधों को सहारा देती है और जो भी मिट्टी में खनिज पदार्थ उनके लाभ के लिए जो भी चीज रहता है वो उन तक पहुंचाता है। ठीक है, जड़ का तो काम बहुत ही अच्छा है। तना, देखिए, पौधे को सीधा रखता है और जड़ से पत्तियों तक जल व पोषक तत्व पहुंचाता है। ठीक है, तना जो भी होता है पोषक तत्व पत्तियों से लेकर शरीर के सभी सभी अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, और पौधे को सीधा रखता है। पत्ती, देखिए, पत्ती पौधों का भोजन निर्माण केंद्र है। पत्ती जो है वो पूरे वृक्ष के लिए भोजन का निर्माण करती है। फूल, देखिए, फूल पौधों का जननांग है। ठीक है, फूल पौधों का जननांग है, इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। फल निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है। ठीक है, जो फल होता है वो निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है। ठीक है, आप देखते हैं बीज, बीज अंडाणु से बनता है, बीज अंडाणु से बनता है और इससे नया पौधा उगता है। ठीक है, जो बीज होता है वो अंडाणु से, बोले तो फल से बनता है और इससे नया पौधा उगता है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्लियर? कमेंट करके थोड़ा हमें बताते रहिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सेशन। चलते हैं अगले पेज पे। आप पत्तियों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, नोट्स हमने बहुत ही प्रॉपर वे में बनाया है, बस आप लोगों को बस एक बार नजर घुमाने की जरूरत है। ठीक है, सरल पत्ती, जिसमें केवल एक ही पत्ती फलक होती है। सरल पत्ती जिसमें केवल एक ही पत्ती फलक हो उसको सरल पत्ती बोलते हैं। और संयुक्त पत्ती, जिसमें कई छोटे छोटे
पत्तियां जुड़ी हों, ठीक है, जिसमें कई छोटी छोटी पत्तियां जुड़ी हों, उसको हम लोग संयुक्त पत्ती बोलते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में लिखा है हमने, नहीं तो इसका परिभाषा बहुत बड़ा है। समीकरण देखिए, CO2 प्लस H2O, ठीक है, फिर बन जाएगा C6H12O6 प्लस O2 इन सनशाइन प्लस क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इन सनशाइन प्लस क्लोरोफिल। आप देखिए पौधे फूल के बारे में जानेंगे हम। फूल के नर और मादा अंग, फूल के नर और मादा अंग देखिए। नर अंग, नर में केसर दल होता है, इसमें परागकण बनते हैं, ठीक है। नर में केसर दल होता है, केसर दल, इसमें परागकण बनते हैं, ठीक है। मादा में देखिए, मादा में अंडप होता है, अंडप यानी अंडाशय, इसमें अंडाणु बनते हैं, ठीक है। तो बस इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नरंग केसर दल बोलते हैं, जिसमें परागकण बनते हैं। मादांग अंडप, इसमें अंडाणु बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप लोग तो ले ही लिए होंगे। देखिए स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका दंड और अंडाशय, ठीक है। इन तीनों भागों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वर्तिकाग्र, जहां परागकण गिरते हैं या जाते हैं, ठीक है। और वर्तिका दंड, परागकण को अंडाशय तक ले जाता है। वर्तिका जो दंड होता है वो परागकण को अंडाशय तक ले जाता है। और अंडाशय, इसमें अंडाणु होते हैं जो निषेचन के बाद बीज बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हमारा हुआ दूसरा चैप्टर भी खत्म, ठीक है। दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। यहाँ तक बताइए आप लोगों को सब क्लियर है ना? ओके, देखिए तीसरा चैप्टर है पौधों में प्रजनन। यहाँ पे है प्रजनन। प्रजनन में क्या होता है? देखिए नई संतति का निर्माण करने की प्रक्रिया है। प्रजनन क्या है? नई संतति निर्माण करने की प्रक्रिया है। प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। देखिए काई प्रवर्धन किसमें किसमें होता है? पौधे के भागों जैसे तना गुलाब में होता है कायिक प्रवर्धन, पत्ती ब्रायोफिलम, जड़ गाजर से नया पौधा बनता है, उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। परागण, परागकण का केसर दल से अंडक पर जाना, इसको हम लोग परागण बोलते हैं। स्वपरागण, एक ही फूल में से, एक ही फूल में से होता है वो, उसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। देखिए पर परागण, एक फूल से दूसरे फूल में होता है, जिससे 2 फूल रहेंगे उनमें ये होता है पर परागण, ठीक है। इसमें हवा, जल, कीट, पशु आदि के द्वारा हो जाता है। निषेचन देखिए, निषेचन परागकण और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया जिसमें बीज बनता है, ठीक है, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। परागण और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया जिसमें बीज बनता है उसे निषेचन कहते हैं। बीज अंकुरण, जब बीज जल, वायु और ऊंची ताप पाकर नया पौधा बनता है उसे बीज अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं एक बार फिर से पढ़िए। जब बीज जल, वायु और ऊंची ताप पाकर, ठीक है, नया पौधा बनता है। नया पौधा आप लोग देखे होंगे, जब चना को भेते होंगे तो वो कुछ दिन के बाद उसमें से नया पौधा निकल जाता है, उसको हम लोग बीज अंकुरण कहते हैं। अब देखिए बीज फैलाव, जल, हवा, पशु और मनुष्य द्वारा बीजों का फैलाव होता है, ठीक है, यानी कि फैलना यहाँ पे लिखा है। हाँ तो यहाँ पर हमारा हुआ 3 चैप्टर कंप्लीट।
बोले तो आधा। 50% सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए आप लोगों को समझने में कोई परेशानी, दिक्कत, कष्ट, विपदा जो भी हुई है उसको हमें बताइए कमेंट करके, ताकि हम उस कष्ट को हम आगे से सॉल्व करें। ठीक है, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर। ठीक है, देखिए मापन। मापन किसी वस्तु या राशि के परिणाम को संख्यात्मक रूप से ज्ञात करना मापन कहलाता है। आप किसी वस्तु को वजन करते हैं तो आप बताते हैं कि 2-4 किलो हुआ, तो उसी संख्यात्मक रूप को हम लोग मापन कहते हैं। ठीक है, मात्रक देखिए, यूनिट मापन की मानक मात्रा है। ठीक है, प्रणालियाँ, सीजीएस प्रणाली में देखिए हम लोग सेंटीमीटर में ग्राम सेकंड में मापते हैं, और एमकेएस में मीटर किलोमीटर और सेकंड में मापते हैं। ठीक है, एफपीएस प्रणाली में फुट पाउंड और सेकंड में मापते हैं। एसआई की 7 मूल मात्रक मीटर किलोमीटर सेकंड एम्पियर केल्विन और कैंडेला और मोल। ठीक है, महत्वपूर्ण रूपांतरण 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या बताया हमने, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर 3 फुट होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर 0 पिकोमीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पावर 0 पिकोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 1000 पिकोमीटर। ठीक है, 1 अंगस्ट्रान बराबर 100 मीटर होता है। ठीक है, 100 मीटर। देखिए वर्नियर कैलिपर सूक्ष्म लंबाइयों को मापने का यंत्र है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर जो होता है वो सूक्ष्म एमएम में काम करते हैं जो लोग, या माइक्रोन में, उसके लिए ये बोल रहा है कि सूक्ष्म लंबाइयों को मापने का यंत्र है। उपयोग तार, गोले का व्यास और गहराई मापन में काम करता है। रेन गेज। ठीक है, रेन गेज देखिए क्रिस्टोफर ब्रेन ने 1662 में बनाया था। कार्य वर्षा की मात्रा का मापन करना है। रेन गेज जो होता है वो क्रिस्टोफर ब्रेन ने 1662 में बनाया था, जिसका कार्य है बारिश की मात्रा का मापन करना है। ठीक है, ये 2 बार हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आयतन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को हम लोग आयतन कहते हैं, ये तो सब लोग जानते होंगे। अब देखिए स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा चौथा चैप्टर भी खत्म। तालियां इसके लिए क्लैपिंग, 2 क्लैपिंग बनती है। जहाँ बैठे हैं वहीं से आप लोग तालियां बजाते रहिए। ठीक है, अब चलिए 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गति और बल। गति देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है गति कहलाती है। ठीक है, बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बल के प्रकार देखिए, चुंबकीय बल, विद्युत बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। घर्षण बल देख लीजिए, यहाँ पे है जो गति का विरोध करता है उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। इसको बस आप लोग ऊपर ऊपर से एक नज़र देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नोट्स बहुत ही प्रॉपर वे में हमने तैयार किया है। ठीक है, गति के प्रकार देखिए, रेखीय गति, वृत्तीय, दोलन, घूर्णन गति, सब गति है। ठीक है, वृत्तीय गति, रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति। उदाहरण, कुंभार का चाक वृत्तीय गति है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति का 3 नियम है जिसको हम देखेंगे। पहला नियम, वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है जब तक बाहरी बल न लगे। पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक नहीं हिलेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम देखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण।
ये होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण में होता है, ठीक है। तीसरा देखिए बल प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो भी आप पे बल लगाएगी, आप जितने फोर्स का बल लगाएंगे वो भी उतने ही फोर्स का बल लगाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल। संवेग देखिए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, अगर न्यूमेरिकल आया तो लगा लीजिएगा। तो P बराबर हो जाएगा m गुणित v। आप देखते हैं छठवां चैप्टर, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाएं तीन होती हैं, डीएलएड में हमें तीन ही पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस के गुण देखिए, इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन भी होता है और इसके कण जो पास पास होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये तीनों गुण की वजह से ठोस होता है। द्रव देखिए, इसका जो निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है। और ये क्या होता है कि इसके जो परमाणु के कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये द्रव होता है। गैस, न इसका आकार निश्चित होता है न ही आयतन, और इसके जो कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। शुद्ध पदार्थ एक समान रचना वाले, यानी कि एक ही समान के पदार्थ वाले, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, उसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तत्व, एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उसको तत्व बोला जाता है। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले हों उसको यौगिक बोला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। अब मिश्रण के देखेंगे प्रकार, ठीक है। समांगी मिश्रण, समान रूप से मिला हुआ, ठीक है, समान रूप से मिले हुए मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। विलायक, विलेय और विलयन। विलायक जो घोलता है और विलय जो घुलता है, ठीक है। विलयन दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। संतृप्त विलयन उसको कहते हैं जिसमें और पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है। यहाँ तक हो गया। ओके। देखिए पृथक्करण की विधियां, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि में दही मथना हो जाएगा, ठीक है। वाष्पन विधि में नमक का अलग करना है, ठीक है, वाष्पन विधि में नमक का अलग करना हो जाएगा। तलछटीकरण, भारी कण नीचे बैठना है, तलछटीकरण में जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अवसादन, ऊपर का द्रव अलग करना, ऊपर का द्रव अलग करना। छानना, ठोस द्रव अलग करना। बीनना, बड़े छोटे कण छलनी से अलग करना, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। देखिए थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर कठोर हो जाता है और दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। अगर दोबारा उसको पिघलाएंगे तो वो नहीं पिघलेगा, ठीक है। जैसे में उदाहरण हो जाएगा बैकेलाइट। मृतिका, चट्टानों के टूटने से बने कणों का मिश्रण जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा। इसको तो हम लोगों ने पढ़ा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल वर्षा को एकत्र करके पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया है, इसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय, सूर्य, पवन, जल। अनवीकरण, कोयला, पेट्रोल, गैस। तंबाकू के सेवन से हानि फेफड़ों, हृदय और मुंह के कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तंबाकू के सेवन करने से फेफड़ा, हृदय और मुंह में कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। जड़ों में रूपांतरण, भोजन भंडारण के लिए गाजर, मूली, चुकंदर, ठीक है। जो गाजर, मूली, चुकंदर की जो जड़ें होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं क्योंकि उसमें भोजन संचित रहता है, ठीक है। ये तो हमारा ये पहला आ गया, इसको तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है।
ये रिपीट हो गया है। हाँ ये देखिए, इसको भी तो पढ़ ही लिए होंगे हम लोग, लेकिन नहीं पढ़े हैं। देखिए 6वां है, देख लेते हैं इसको भी। मरु पौधों की पत्तियां कैसे होती हैं? अच्छा ये प्रश्न है, कोई बात नहीं, प्रश्न है, प्रश्न को आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा। ठीक है, हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, बिना नकल मारे प्रश्न को पूरा का पूरा हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पहला है, पहले चैप्टर का प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट मारते रहिए। ये भी मार लीजिए। हर एक प्रश्न का जवाब इसमें लिखा गया है, यानी कि उत्तर। तो आप लोग देखकर इसको कर लीजिएगा। हाँ देखिए, अब दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया, इसका भी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है और उसके उत्तर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको सारा चैप्टर पढ़ा दिया है। बस आप लोगों को प्रश्न देखना है और उत्तर देना है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, नहीं तो आप लोग बताइएगा, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी कराइए, तो हम अगले वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आप लोगों को करा देंगे। ये चौथा चैप्टर चालू हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 5वां चैप्टर है, दोनों का ले लीजिए, सबका ले लेंगे तो आपको इतना से बाहर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 6वां चैप्टर है। तो ये हो गया हमारा अंतिम चैप्टर। एक पीपीटी और बची है, ये हमारा आखिरी पेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं द एंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही लिए होंगे, इसको हटा देते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको किस चैप्टर के लिए वीडियो चाहिए, ताकि हम उसे और भी आसान तरीके से आप लोगों तक डिलीवर कर पाएँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाएं। तो वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए।